उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। हर रविवार की तरह आज भी हम आपके बीच उपस्थित हैं पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर। हम इस डायरी में आपके लिए अलग अलग पन्नों को खोलते हैं और इन पन्नों में शामिल होता है पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और परंपरा का रंग। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं वो भी इस डायरी में शामिल होती है। तो आज फिर आपके बीच मैं हूं कमल कुमार प्रजापति इस नए अंक को लेकर। पूर्वोत्तर डायरी। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हाल ही में उत्तर पूर्व राज्यों से जुड़े हुए निवेश का एक विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। और इस सम्मेलन का मकसद था कि पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह से आधारभूत ढांचे का लगातार विकास हो रहा है, तो निवेश की संभावनाएं भी अब बढ़ रही हैं और बहुत सारे उद्योग और निवेशक पूर्वोत्तर राज्यों को एक डेस्टिनेशन के तौर पर देखने लगे हैं। तो आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट हमारे सहयोगी निखिल से और जानते हैं कि इस इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ खास रहा और क्या मकसद है इस तरह के निवेशक सम्मेलन का। पूर्वोत्तर भारत को अवसरों की भूमि के रूप में सामने लाने, देश और विदेश से निवेश को आकर्षित करने और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों तथा नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से बीते शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 23 और 24 मई को आयोजित किया गया। ये समिट कई पूर्व सम्मेलन गतिविधियों का ही परिणाम है, जिनमें रोड शो, राज्य स्तरीय गोलमेज बैठकें, राजदूतों के साथ संवाद और द्विपक्षीय वाणिज्यिक मंडलों के साथ बैठकें शामिल रही हैं। इन सभी गतिविधियों का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने सक्रिय सहयोग दिया था। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भाषण में कहा कि पूर्वोत्तर भारत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि ये अपार संभावनाओं से भी परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और अब समय है कि देश और दुनिया के निवेशक यहाँ के अवसरों का लाभ उठाएं। आज हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में कई अहम सत्र आयोजित किए गए। इसमें मंत्री स्तरीय सत्र, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी व्यवसाय और सरकार के बीच संवाद सत्र, बिजनेस टू बिजनेस बैठकें और स्टार्टअप्स की प्रस्तुतियां शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी नीतियों तथा गतिविधियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सम्मेलन में निवेश के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उनमें पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और इससे जुड़े क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कौशल विकास, सूचना तकनीकी और उससे जुड़ी सेवाएं, आधारभूत ढांचा, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, मनोरंजन और खेल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस आयोजन में भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, नीति आयोग के अधिकारी, राज्यों के मुख्यमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक समूह, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप संस्थापक और शिक्षाविद हिस्सा बने। ये सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि अब पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास के केंद्र में लाया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा अपनी अपनी विशिष्टताओं के साथ इस समिट में भाग ले रहे हैं। इन राज्यों ने अपने निवेश अवसरों, पर्यटन स्थलों, पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग स्टॉल और प्रस्तुतियां लगाई हैं। सम्मेलन में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार पूर्वोत्तर न केवल सांस्कृतिक विविधता का केंद्र है, बल्कि ये देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। यहाँ की युवा शक्ति, जैविक कृषि, प्राकृतिक संसाधन और अद्वितीय कला तथा संस्कृति वैश्विक निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट न केवल एक निवेश सम्मेलन है, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत के प्रति सोच और दृष्टिकोण को बदलने का भी प्रयास है। ये दर्शाता है कि पूर्वोत्तर अब विकास की मुख्य धारा में पूरी मजबूती से शामिल हो चुका है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार।
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट दिल्ली में आयोजित हुआ और इसके महत्व और साथ में क्या कुछ संभावनाएं बढ़ी हैं भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, इस बारे में बात करने के लिए हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, हमारे श्रोताओं को बताएं कि जैसे ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और पहले भी हमने देखा कई रोड शोज और इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन हुआ, तो इससे नॉर्थ ईस्ट या भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, निवेश की संभावनाएं किस तरह से बढ़ी हैं और कैसे इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं इस क्षेत्र की तरफ? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शनिवार को इस महोत्सव के दौरान कई सारे एमओ साइन किए गए और वहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हुआ था और जिसके उद्घाटन समारोह में भी देश के कई बड़े उद्योगपति ने घोषणा की पूर्वोत्तर में इतने इतने करोड़ रुपए यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। और थोड़ा सा मैं और आगे जाओ, जैसे अगर मैं पूर्वोत्तर को हम गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड आसियान कंट्रीज जिसको हम लोग कह सकते हैं। गुवाहाटी असम में कुछ दिनों पहले वहाँ पे एडवांटेज असम का संस्करण हुआ था, वहाँ भी बहुत सारे इन्वेस्टर आए देश से नहीं विदेश से ही, और वहाँ पे बहुत सारे एमओज भी साइन किए गए। वो इन्वेस्टमेंट का वादा था। जानते हैं हम लोग गुवाहाटी के बगल में ही टाटा के द्वारा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट वहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरह से कई सारे जो एमओज हुए उससे पूर्वोत्तर में सिर्फ असम में ही नहीं, असम के साथ दूसरे जगह के, हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम में भी बहुत पर्यटक आते हैं, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, यहाँ पे भी काम किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हम लोग नागालैंड की बात करें, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, गुवाहाटी से सटा हुआ मेघालय की बात करें, तो हर जगह यहाँ पे जो बुनियादी ढांचे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 10-11 सालों में बहुत ज्यादा जोर दिया गया। और ये कारण है, कैसे देखिए कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होंगे, हाईवेज, रेलवेज, आकाश मार्ग से, तो यहाँ पे निवेश होगा और निवेश से ये होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे बिल्कुल बढ़ेंगे। और ऐसे ही हम लोग पिछले कुछ सालों से जा रहे हैं। हम लोग इसके जो नई दिल्ली में डोनार मंत्रालय जगह किया गया, इस पे बात करें। इन सब बातों के अलावा और एक जो दूसरी बात है जिसपे मैं अपने श्रोता को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहाँ पे जो पूर्वोत्तर के जो एंटरप्रेन्योर है, जो शायद जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अनसंग हीरो, जितने काम के शायद पहले इतना इन लोग फोकस में नहीं आए थे, उन लोग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ से सब लोग गए नॉर्थ ईस्ट से अपने अपने फील्ड को, और वहाँ अपने उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके देश के दूसरे हिस्सों के साथ भी अपना तार जोड़े। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है आने वाले दिनों में। मानस, हम ये भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन से वो अहम क्षेत्र हैं। जैसे पूर्वोत्तर तो संस्कृति, कला और शिल्पकला और तमाम क्षेत्रों में समृद्ध है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट किन क्षेत्रों में ज्यादा आ रहा है, आने की संभावना है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पर हम इस क्षेत्र में इन उद्योगों या इस मामले में बढ़ता हुआ क्षेत्र देख पाएंगे? देखिए, पूरा जो पूर्वोत्तर है वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है जी। तो टूरिज्म के साथ अगर हम गए, होटल इंडस्ट्री है, ठीक है, स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस है पूर्वोत्तर में। देश के प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा फोकस है कि स्किल डेवलपमेंट में ये आगे बढ़े, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड ट्रांसपोर्ट जिसके प्रमुख है वो असम से सर्बानंद सोनोवाल। तो ये कई सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पे बल दिया गया है। टूरिज्म की बात करें, जैसे मैंने बताया असम है, सिक्किम है, सिक्किम के लगभग 40% लोग टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अभी देश के और विदेश से टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। अरुणाचल की बात करें, शिलोंग की बात करें, आसाम की काजीरंगा की बात करें, मानस नेशनल पार्क की बात करें, तो ये कोई क्षेत्र है जिस पे बहुत ज्यादा फोकस है। शायद आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज्यादा विकास होने की उम्मीद है। जी, कमल, अंत में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस तरह के समिट सब हो रहे हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की और जो खासतौर पर बुनियादी ढांचा है, आपने बताया भी किस तरह से बुनियादी ढांचे का या इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है। इसमें क्या रोजगार की संभावनाएं भी युवाओं के लिए बढ़ी हैं या और बढ़ने की संभावना है, जिससे कि जो उत्तर पूर्व का युवा है या जो लोग हैं वो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहें? पहले मैं ये बात बताऊंगा कि जहाँ पे बुनियादी ढांचे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ चैलेंजेस भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वेदर हो या नेचर हो या क्लाइमेट हो, बहुत सारे वजह है, शायद पूरी तरह से अभी काम लगे हुए हैं और शायद थोड़ा सा और मेहनत करना और थोड़ा सा प्रयास बाकी होगा। इसको पूरी के पूरी तरह से, जैसे हम लोग मेन स्ट्रीम बोलते, खैर अभी तो नॉर्थ ईस्ट भी मेन स्ट्रीम ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्थ ईस्ट भी मेन स्ट्रीम ही है। तो जैसे देश के और हम जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट है उसकी अगर बात करें, तुलना करें, तो यहाँ भी कुछ दिनों में ये स्टेट एक साथ ही बराबर हो जाएंगे। जो आपके सवाल पे मैं आता हूँ, डेफिनेटली अगर जैसे हम लोग कह रहे हैं, जैसे रेलवे की बात करें, अगर यहाँ पे डबलिंग हो रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन काम चल रहा है यहाँ पे बहुत सी जगह पे, और जो बाकी नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रदेश है जिसको राजधानी को ब्रॉडगेज से जोड़ने की प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम पे जुड़े हुए हैं। असम में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर कई सारे यहाँ पे ब्रिजेस पुल बनाया जा रहा है, तो इसमें लोग जुड़े हुए हैं। गुवाहाटी में एक नया टर्मिनल बन रहा है जो असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एट पर बेंगलुरु या दूसरे बड़े शहर जैसा होगा। तो ये सब जब एक बार पूरा होंगे तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत फायदा होगा। इससे पहले भी जो लोग हैं यहाँ पे, जो स्किल लोग हैं वो इस पे जुड़े हुए हैं, और मान लीजिए जो स्किल लोग नहीं है, अनस्किल भी है, तो ये लोग भी इनडायरेक्टली यहाँ पे काम करके चल रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जो आपने सही कहा, जब पूर्वोत्तर के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यही इन लोग को काम का, रोजगार का मौका मिले, ये एक बहुत बड़ा पहल होगा। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र अनायास ही हम सभी को अपनी ओर खींचता है और उसका कारण हम सभी जानते हैं कि यहाँ की जो कला, परंपरा, संस्कृति, पर्यटन और तमाम पहलू हैं वो हम सभी को आकर्षित करते हैं। तो चलिए हम अपने श्रोताओं को पूर्वोत्तर राज्यों की एक बहुत ही अद्भुत सैर पर लिए चलते हैं। आज हम 3 प्रमुख राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो आइए बारी बारी से इन राज्यों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और आपको उम्मीद है कि इस यात्रा में बहुत आनंद आने वाला है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इस राज्य को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अनोखी पहचान देती है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, रीति रिवाज और कला शामिल हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियों में न्याशी, अवतानी, मिश्मी, गालो, आदि और मोनपा शामिल हैं। हर जनजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। जनजातीय लोग अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे अगली पीढ़ियों तक सहेज कर रखने का प्रयास करते हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है और उनके धार्मिक विश्वास भी प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इस राज्य के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और पहाड़, नदियों की पूजा करते हैं। प्रमुख धार्मिक मान्यताओं में डोनी पोलो और आन नामक मान्यताएं शामिल हैं। डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा की पूजा से जुड़े हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अवतानी और न्याशी जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हर जनजाति का अपना विशिष्ट नृत्य है, जो आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। बुघन और पोपिर जैसे नृत्य अवतानी जनजाति के बहुत प्रसिद्ध नृत्य हैं। याक नृत्य मोनपा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें लोग याक के वेश में नृत्य करते हैं। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे ढोल, डपांग, जंग और पिन पाइप का ऐसे अवसरों पर प्रदर्शन करते हैं, जिनसे उनके नृत्यों की प्रस्तुति और भी जीवंत हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की हस्तकला और शिल्पकला भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग बांस, लकड़ी और बेंत का उपयोग कर विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। इनमें टोकरियां, चटाई, टोपी और सजावट के सामान शामिल हैं। मोनपा जनजाति की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वे लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करते हैं। इसके अलावा मिश्मी जनजाति के बनाए हुए पारंपरिक आभूषण और वस्त्रों की भी अपनी पहचान है। इनके कपड़ों में प्रमुख रूप से हाथ के बनाए हुए डिजाइन शामिल होते हैं, जिन पर रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये मठ लामा मठों की परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हर साल कई बौद्ध कार्यक्रम होते हैं जिनमें न केवल स्थानीय लोग बल्कि कई पर्यटक भी भाग लेते हैं। ये मठ अरुणाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। अगर उत्सव और त्योहारों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार लोसार है जो बौद्ध नववर्ष का प्रतीक है। मोनपा और शेरदुकपेन जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार एक सप्ताह तक चलता है जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा न्योकुम मोपिन और सोलुंग जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में कृषि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है क्योंकि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस राज्य का पहनावा और आभूषण यहाँ की संस्कृति की खास पहचान है। हर जनजाति का अपना अलग पहनावा है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। मोनपा जनजाति की महिलाएं शामा नामक एक विशेष परिधान पहनती हैं। अवतानी जनजाति की महिलाएं अपनी नाक में एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसी तरह से यहाँ की विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, नृत्य, कला और धार्मिक मान्यताएं इस राज्य को भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान देती है। असम की संस्कृति, कला और लोक परंपरा के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में असम को वहां की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध परंपराओं और अनूठी लोक कलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का इतिहास, भौगोलिक विशेषताएं और समुदायों की विविधता असम की सांस्कृतिक धरोहर को अद्वितीय पहचान प्रदान करती है। और हम समझेंगे कि असम की संस्कृति, कला और लोक परंपरा के विभिन्न पहलू क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असम की संस्कृति और यहाँ के जीवन शैली के बारे में तो असम की संस्कृति वैष्णव, शाक्त और तांत्रिक परंपराओं के साथ साथ यहाँ की आदिवासी मान्यताओं का एक बहुत खूबसूरत संगम पेश करती है। ये राज्य खासकर अपनी संगीत, अपने नृत्य और यहाँ के विविध प्रकार के त्योहार और रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। असम में वैष्णव धर्म का एक विशेष महत्व है और इसका श्रेय अगर हम दें तो संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे प्रचलित किया था। और इसके अलावा यहाँ के विभिन्न आदिवासी समुदाय भी अपनी अपनी परंपराओं को निभाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बोडो समुदाय, मिसिंग समुदाय, खारबी समुदाय यहाँ के प्रमुख समुदाय हैं जिनके अलग अलग रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं। और इसके अलावा असम की लोक कला और शिल्प कला के बारे में हम बात करें तो असम की लोक कला का मुख्य आधार है यहाँ की हस्तकला और बुनाई। आपने सुना ही होगा कि असम की रेशम की साड़ियाँ खासी मांग में रहती हैं और ख़ासतौर पर यहाँ का जो मूगा सिल्क है उसकी बहुत मांग रहती है देश दुनिया में और ये असम का एक पारंपरिक परिधान भी कहलाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग कपास और पाट का भी इस्तेमाल करते हैं। असम की बांस की कला भी बहुत मशहूर है और बांस का इस्तेमाल यहाँ के लोग रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ साथ सजावटी वस्त्रों के लिए भी करते हैं। और यहाँ के बांस के बर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं। बांस की टोकरियाँ भी आपने कई शिल्प मेलों में देखी होंगी और घर के निर्माण में भी बांस का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। असम के हस्तशिल्प कारीगर यहाँ की पीढ़ियों से इस परंपरा को संरक्षित करते आ रहे हैं और नई पीढ़ियां भी इस पर गर्व करती हैं और इसे आगे बढ़ा रही हैं। असम की संगीत और नृत्य, अगर इसकी हम चर्चा करें तो असम का संगीत और नृत्य भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बहुत आगे बढ़ाता है और इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग खासतौर पर ढोल का प्रयोग करते हैं और एक बहुत खूबसूरत वाद्य यंत्र है यहाँ का गगना। और ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल अक्सर यहाँ के नृत्यों में किया जाता है। अगर हम बात करें बिहू नृत्य की तो असम का ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो यहाँ के बिहू त्योहारों के दौरान विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
इस नृत्य के जरिए किसान अपनी फसलों के अच्छे उत्पादन की कामना करते हैं। बिहू नृत्य में उत्साह, उमंग और प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा सत्रिया नृत्य भी यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। ये एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है और जिसे संत शंकरदेव ने प्रचारित किया था। ये नृत्य खासतौर पर वैष्णव मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें धार्मिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इससे असम की सांस्कृतिक धरोहर को एक बहुत बल मिलता है और हम देखते हैं कि इस नृत्य की बहुत पहचान हुई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। असम के त्योहारों की अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रमुख त्योहार जिसकी हम चर्चा करते ही आ रहे हैं वो है बिहू। और बिहू को खास तौर पर कृषि आधारित त्योहार कहा जाता है। इसे साल में 3 बार मनाया जाता है, जैसे रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। तो रोंगाली बिहू की अगर हम बात करें तो ये नए साल की शुरुआत और फसल की बुआई के साथ मनाया जाता है, जबकि कोंगाली बिहू शरद ऋतु में और भोगाली बिहू जब फसल की कटाई होती है तो उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। इन तीनों त्योहारों में नृत्य, संगीत और पारंपरिक व्यंजनों का खास महत्व होता है। और असम के जो दूसरे प्रमुख त्योहार हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पर होली भी धूमधाम से मनाई जाती है और अलग अलग समुदायों के जो त्योहार हैं वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम असम के भोजन की अगर बात करें तो संस्कृति का भोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता ही है, तो असम में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का भोजन खास तौर पर प्रकृति और जलवायु के अनुकूल बनता है। यहाँ का खाना सादा होता है, पौष्टिक होता है, जिसमें चावल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। मछली और साग का भी यहाँ पर प्रयोग खाने में बहुत ज़्यादा होता है। असम के प्रसिद्ध व्यंजनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक व्यंजन है खार, इसी तरह से तेंगा और पिथा, ये बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है। अगर पिथा की ही हम बात करें तो ये एक प्रकार का चावल से बना हुआ पकवान होता है जो विशेष तौर पर बिहू के अवसर पर बनाया जाता है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से, पोषण के लिहाज से भी फायदेमंद माने जाते हैं। असम की भाषा की हम बात करते हैं। असम का साहित्य, खास तौर पर असम की प्रमुख भाषा असमिया में ही है और हमारे श्रोता जानते ही हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया और असम की राज्य भाषा है वो आधिकारिक भाषा भी असमिया ही है। असमिया भाषा का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध है और हमने एक बार कार्यक्रम में आपके साथ विस्तार से चर्चा भी की थी कि किस तरह से अलग अलग पड़ावों में यहाँ का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध होता चला गया। अगर हम आपको संक्षेप में बताएं तो संत शंकरदेव के समय से यहाँ के साहित्य में धार्मिक, सांस्कृतिक विचारों का समावेश हुआ। असमिया भाषा में महाभारत का भी अनुवाद किया गया था। असमिया साहित्य में कई आधुनिक और पारंपरिक लेखक और विचारक भी सामने आए हैं और बहुत से लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इस साहित्य में प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने असम की पहचान को भारत और विश्व भर में स्थापित किया है। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो असम की संस्कृति, कला, लोक कला, परंपरा और खासतौर पर यहाँ का इतिहास उसकी न केवल भूमि बल्कि वहाँ के जो लोगों की जीवन शैली है उसको और ज़्यादा जीवंत बनाता है। यहाँ का हर त्योहार, नृत्य, गीत और परिधान असम की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक खास बात ये भी है कि अक्सर बहुत से भाषा, बोलियां या संस्कृति जिस तरह से लुप्त होती चली जाती हैं, लेकिन असम उन विशेष राज्यों में से है जहाँ की संस्कृति, भाषा लगातार उन्नत होती गई है और ज़्यादा प्रचलित होती गई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गौरव करते हैं। किस तरह से सांस्कृतिक विविधता को और अधिक समृद्ध बनाने में भी असम की संस्कृति और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्रोताओं, मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, लोक नृत्य और हस्तशिल्प पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक
वो राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए अन्य राज्यों की तरह पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये राज्य लोक नृत्य, शिल्पकला, पारंपरिक खेल, खान पान की अद्भुत विविधता को खुद में समेटे हुए है। नृत्य और संगीत की अगर हम बात करें तो मणिपुर का रासलीला नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। ये नृत्य राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा पर आधारित है और इसे गहरी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो थांगता एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है और इसमें तलवार और भाले का इस्तेमाल किया जाता है। नुपा पाला ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है जिसे सिंबल डांस भी कहते हैं। ये पुरुषों के समूह का एक नृत्य है जिसमें मृदंग और खड़ताल के ताल पर नृत्य किया जाता है। अब हम पारंपरिक खेलों की बात करें तो मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य है और मणिपुर का खेल इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। जैसे यहाँ का सगोल कांगजेई एक आधुनिक पोलो की तर्ज पर एक खेल है और यहाँ का प्रमुख खेल भी इसे माना जाता है। इसके अलावा और भी प्रमुख खेल हैं जैसे खोंग कांगजेई, ये मणिपुरी हॉकी की तर्ज पर एक खेल है और हियांग तानबा ये एक नौका दौड़ की प्रतियोगिता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ये सभी खेल दर्शाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ और भागीदारी के साथ राज्य भर में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। हस्तशिल्प और हथकरघा की अगर हम बात करें तो मणिपुर का हथकरघा उद्योग भी यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। मणिपुरी शॉल और साड़ियों की बुनाई बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अनोखे डिजाइन और रंग बिरंगे डिजाइन यहाँ पर कढ़ाई में मिलते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प जैसे बांस और बेंत से बनी वस्तुएं भी बहुत मशहूर हैं। पारंपरिक भोजन की अगर हम बात करें तो मणिपुरी व्यंजन सादगी और पोषण से भरपूर होता है। मुख्य खाद्य पदार्थों में यहाँ ज्यादातर चावल का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियां और मछली भी खाद्य पदार्थों में शामिल होती हैं और खासतौर पर यहाँ का एक प्रमुख खाद्य है इरम्बा, जो सब्जियों और मछली का एक मिश्रण होता है। इसके अलावा सिंजू जो पारंपरिक सलाद है और नगड़ी जो एक फर्मेंटेड मछली का एक पदार्थ है। यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन त्योहारों के अवसर पर भी बनाए जाते हैं। और हम त्योहारों की ही बात करें तो मणिपुर में त्योहारों का विशेष महत्व है, जैसा कि हम तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं, जहाँ संगाई महोत्सव राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। इसके साथ ही यहाँ के जनजातीय समुदाय के अनुष्ठान और नृत्य और परंपराएं राज्य की विविधता को दर्शाते हैं। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मणिपुर की संस्कृति, उसकी कला, यहाँ का नृत्य, खेल और खानपान में यहाँ की पूरी संस्कृति झलकती है और ये राज्य अपनी परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखता है और उन्हें संजोए हुए है। मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जाती है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं
हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।